मेरा पोता और मैं उस वक्त टीवी के सामने बैठे हुए थे। उस वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी पर आ रहा था। तभी अचानक मुझे किसी औरत के, किसी जवान लड़की के मिनमियाने की आवाज़ आने लगी। मैंने उस आवाज़ पर इतना गौर नहीं किया था और मैंने उस आवाज़ को तभी अनदेखा कर दिया था। लोगों का भी आने का टाइम हो चुका था, क्योंकि 3 बजे के बाद मेरे पास काफ़ी भीड़ आया करती थी। लोग अपने अपने मसाइल मेरे पास लेकर आते थे। दूर दूर से अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए लोग हमारे पास आया करते थे और उनमें से बहुत कम लोग ही निराश होकर वापस अपने घर गए थे। अधिकतर लोगों को यहाँ से फ़ायदा हो ही जाता था। लगभग मैंने हर एक की समस्या का हल निकालने की कोशिश की है और हल भी निकाला है। और सभी लोगों को जो मेरे पास आते हैं उनके ऊपर से बुरी शक्तियों के हवा बला, जादू टोना, जिन जिन्नात के साए को मैंने खत्म किया है। मेरी जो बहू है वो एक टेलर है। घर में ही वो महिलाओं के कपड़े सिला करती है। सूट वगैरह, लेडीज सूट और लेडीज कपड़े वो सिला करती थी। इसी वजह से मेरी बहू भी दिन भर काम की वजह से बिजी रहा करती थी। सुबह खाना बनाने के साथ साथ बच्चों को स्कूल छोड़ना और वापस उन्हें घर लेकर आना और साथ में ही टेलर का काम भी करना। और वो सुबह से लेकर रात तक केवल काम ही काम किया करती थी, इसीलिए उसको परेशान कोई नहीं करता था। मैं अपने कमरे में, जहाँ मैं 3 से 6 के बीच लोगों को देखता हूँ, मरीजों को देखता हूँ, वहाँ बैठा हुआ था। फिर उस दिन तो सब कुछ सही रहा, लेकिन तभी अगले दिन मेरी बहू मुझसे कहती है, पापा जी जरा आप हमारे बच्चे रोहन को देखिए, पता नहीं कल से इसे क्या हो गया है। रोहन मेरे पोते का नाम है। मेरी बहू मुझसे कहती है कि पापा जी कल रात को जब रोहान सो रहा था तो पता नहीं क्यों नींद में साथ साथ बड़बड़ाए जा रहा था कि मुझे छोड़ दो। और इसकी आवाज़ लड़कियों जैसी थी, किसी लड़की की आवाज़ में बड़बड़ाए जा रहा था। मेरी बहू मुझसे कहने लगी कि पापा जी मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि कल पापा जी को इस बारे में ज़रूर बताऊंगी। आज सिर्फ मेरी पोती अकेली ही स्कूल गई थी। मैंने अपने पोते रोहान को स्कूल जाने के लिए मना कर दिया था और मेरा लड़का भी ड्यूटी के लिए निकल गया था। मेरी पोती अकेले ही स्कूल चली जाया करती थी। मैंने अपनी बहू से कहा कि रोहन को लेकर मेरे अपने कमरे में आ जाओ। जैसे ही मेरी बहू रोहान को मेरे कमरे में लेकर आती है तो जैसे ही मैं रोहान की शक्ल देखता हूँ तो मुझे बहुत खतरनाक घबराहट होने लग जाती है। मैं फौरन ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऐ मालिक, जो मैं सोच रहा हूँ वो बस ना हो। मगर खुद की तसल्ली के लिए मैंने वही किया जो मैं दूसरे लोगों के साथ करता हूँ। मैंने रोहान को 2 नींबू दिए और उससे कहा कि बेटा रोहान, इन दोनों नींबुओं को अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर अच्छी तरह से रगड़ लो। हाथ पैर पर, मुंह पर, पीठ पर, हर जगह इस नींबू को रगड़ लो और इसे रगड़कर फिर वापस मुझे दे देना। मुझसे रोहान को देखा नहीं जा रहा था। सिर्फ एक दिन में ही रोहान की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था और उसकी आंखों पर काले घेरे भी पड़ चुके थे। कल रात सोने से पहले तो रोहान बिल्कुल ठीक था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। और बहू ने जैसा बताया कि वो औरत की आवाज में, लड़की की आवाज में बड़बड़ा रहा था, ये एक चिंता का विषय था, क्योंकि हो सकता है कि इस पर किसी का साया ना हो गया हो। और मैं दिली दिल ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा था, यही दुआ कर रहा था कि मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा हरगिज ना हो, वरना रोहान बहुत ज़्यादा खतरे में हो सकता है और हम सब भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। मैंने अपनी बहू को कहा कि नींबू रगड़ने में रोहान की तुम भी मदद कर दो, क्योंकि पीठ पर इंसान का हाथ पूरी तरह से नहीं पहुंचता, इसीलिए मेरी बहू की मदद उसके लिए बेहद ज़रूरी थी। मेरी बहू लेकिन रोने लगी और बोलती जा रही थी कि पापा जी प्लीज आप हमारे रोहन को देखिए, रोहन को क्या हो गया है, ये कितना कमजोर हो गया है, कैसा होता जा रहा है रोहन, आप देखिए ना बाबा जी, ये सब कैसे हो गया पापा जी। मैंने अपनी बहू को दिलासा दिया, उसे हिम्मत दी कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं सब सही कर दूंगा। हमने इतने लोगों का भला करा है तो हम हमारे घर का भला भी कर ही सकते हैं। फिर तुरंत मेरी बहू रोहान को लेकर दूसरे कमरे में गई, वहां पर उस पर नींबू रगड़े और लाकर मेरी बहू ने मुझे पकड़ा दिए। फिर मुझे जो इसके बाद इल्म करना था और पता करना था, मैंने वो पता लगा ही लिया। और अब मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी अपने पोते के लिए, क्योंकि जो बात मुझे पता चल रही थी उसे सोच सोच कर ही मेरी रूह कांप रही थी, मेरा जिस्म लरज़ रहा था। अब मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। फौरन ही मेरी बहू मेरे पास आई और बोली, क्या हो गया पापा जी, आप रो क्यों रहे हो, सब ठीक तो है ना, मुझे बताइए, मालिक के वास्ते मुझे बता दीजिए पिताजी, क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो। मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही है। मैंने रोते रोते अपने बहू को कहा, तो बहू तुम घबराओ मत, अभी रुको। मैं रोते रोते उसे बोल रहा था कि अभी एक और चीज़ बाकी है।
उसको भी एक बार कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बता दूंगा। फिर मैंने एक विधि की जिसमें मटके में बहुत ही सारा सामान डाला जाता है। उसमें कई तरह के सामान होते हैं और वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। जो ये तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं उन्हें इन सब के बारे में जानकारी अच्छे से रहती है। उस मटकी से मैं अंदाजा लगाता हूँ और पता लगाता हूँ कि जिस शख्स का मैं इलाज कर रहा हूँ उस पर किसी बुरी शक्तियों का साया तो नहीं है। वो मटका हमें संदेश कुछ इस तरह से देता है कि अगर वो मटका पूरा आगे की तरफ झुक जाता है तो रोहन के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया होगा, और अगर वो पूरा पीछे की तरफ झुक जाता है तो फिर इसका मतलब है कि रोहन पूरी तरह ठीक है। इस संकेत से हमें ऐसे पता चलता है कि आगे की तरफ अगर मटका पूरा झुक जाता है तो उस मटके को आगे काली शक्तियां ही करती हैं, और अगर पीछे की तरफ मटका झुकता है तो उसे खुद रोहन की आत्मा पीछे झुका देती है। इससे हमें हर एक चीज का पता चल जाता है। लेकिन जैसे ही रोहन के मामले में ये हुआ कि मटका आगे की तरफ झुक गया तो मेरी अंदर से रूह कांप गई। मेरा और मेरी बहू का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरी बहू तो लगातार मुसलसल रोए जा रही थी और मेरी आंखों से भी आंसू रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे टूट जाऊंगा तो मेरी बहू, मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर मैंने खुद को मजबूत किया और मैंने अपने दिल में ये ठान लिया कि जैसे मैं सभी लोगों की मदद करता हूँ, लोगों की झाड़ फूंक करता हूँ और लोगों के ऊपर से बुरे सायों को हटाता हूँ, वैसे ही मैं अपने पोते को भी सही करूँगा। मैं अपने पोते को भी झाड़ फूंक करके सही कर रहूँगा, और मैं ये भी पता करके रहूँगा कि ये सब आखिर किया किसने है। जब रात हुई तो मैंने एक और विद्या, एक और अमल करके ये पता लगाया कि रोहन के ऊपर किस काली शक्ति का साया है, या फिर किसने रोहन के ऊपर जिन जिन्नात छोड़े हैं। रात भर मैंने उस अमल को किया और जब सुबह मुझे उस बारे में पता चला तो उसे जानकर मेरी रूह कांप उठी। मुझे अब रोहन के लिए बहुत ही ज़्यादा रोना भी आ रहा था, क्योंकि रोहन के ऊपर एक जिनजादी का साया था, एक फीमेल जिन का। और सबसे हैरानगी की बात यह थी कि आज तक मैंने भी कभी भी किसी जिनजादी का या महिला जिन्नात का कोई केस हल नहीं किया था। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिनजादी से छुटकारा पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। वो इंसान को पूरी तरह खोखला तो कर ही देती है और साथ साथ वो जिनजादी इंसान का पूरा खून भी चूस लेती है। मुझे यही सोच कर बार बार डर लग रहा था रोहन के लिए कि वो जिनजादी रोहन के साथ कुछ भी कर सकती है। कई जिनजादी तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए भी इंसानों को यूज कर लेती हैं, और हमारा रोहन अभी इस काबिल भी नहीं था कि वो इतनी हवस का शिकार बन सके और वो उसकी जान भी ले सकती थी। जब से मुझे रोहन की ये सब बातें पता चली थी उसके बाद से मैंने लोगों को देखने का समय और कम कर दिया और 1 घंटे का समय उन्हें देने लगा। अब मैं पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा ही लोगों को देखता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। बहरहाल इस इंसिडेंट के मालूम पड़ने के बाद, रोहन के बारे में सारी बातें मालूम पड़ने के बाद जब अगला दिन आया तो अगले दिन जब मैं 3 से 4 बजे के बीच मरीजों को देख रहा था, उस वक्त मेरी बहू बरामदे में कपड़े सील रही थी। तभी उसे रोहन की रोने की आवाज आने लगती है और इसके साथ साथ मेरी पोती भी चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है और आकर वो कहती है, देखो मम्मी, रोहन को क्या हो गया है, वो तो उल्टी कर रहा है, लाल लाल खून की उल्टी। मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ था और मुझे भी अपनी पोती की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने सुना कि रोहन लाल लाल उल्टी कर रहा है तो मैं समझ गया कि खून की उल्टी है और मैं अपना काम छोड़कर रोहन की तरफ भागा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।